हम सबके बैंक अकाउंट्स होते हैं, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि इन सभी बैंकों का भी एक गार्जियन होता है, एक ऐसी संस्था जो सब पर नजर रखती है? बिल्कुल, और उसी का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए आज इसी की कहानी को समझते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर आरबीआई की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसके लिए ना हमें थोड़ा टाइम ट्रैवल करना पड़ेगा। उस दौर में चलना होगा जब भारत का बैंकिंग सिस्टम कह सकते हैं एकदम वाइल्ड वेस्ट जैसा था। कोई नियम नहीं, कोई कंट्रोल नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं सफर को। आरबीआई के आने से पहले भारत की बैंकिंग व्यवस्था में ना एक तरह की अफरा तफरी मची हुई थी। कोई रूल बुक नहीं थी, कोई उन्हें कंट्रोल करने वाला नहीं था। बैंक अपनी मर्जी से चल रहे थे। और इसका सबसे बड़ा खतरा किसके लिए था? आम लोगों के पैसे के लिए। देखिए, उस वक्त ना मोटे तौर पर दो तरह के बैंक हुआ करते थे। एक थे भारतीय स्वामित्व वाले बैंक और दूसरे विदेशी। लेकिन इन दोनों में एक चीज कॉमन थी, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना था। जो भारतीय बैंक थे वो अमेरिका के साथ ट्रेड करने वाले एक्सपोर्टर्स को लोन देते थे, और जो विदेशी बैंक थे वो तो सीधे सीधे अमेरिकन स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे थे। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ था, भारत का पूरा बैंकिंग सिस्टम अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर टिका हुआ था, और गांव देहात की तो कोई बात ही नहीं कर रहा था। वहां तक तो बैंकिंग पहुंची ही नहीं थी। अब इतना रिस्की सेटअप देखकर ब्रिटिश सरकार ने 1920s में एक कमीशन बनाई, हिल्टन यंग कमीशन, और 1926 में इस कमीशन ने, समझ लीजिए, साफ साफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा, सुनिए, एक सेंट्रल बैंक बनाइए जो इन सब पर नजर रखे, वरना ये सारे बैंक एक दिन डूब जाएंगे। लेकिन उनकी ये सलाह किसी ने नहीं सुनी। तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ? वो कौन सी आफत थी जिसने सरकार को मजबूर कर दिया? वो था एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। एक ऐसा संकट जिसने सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि भारत की भी नींव हिलाकर रख दी। और इसी संकट से जन्म हुआ आरबीआई का। हुआ ये कि 1929 में अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आ गया, और जैसा कि हमने देखा, हमारे बैंक्स तो पूरी तरह अमेरिका से जुड़े हुए थे। तो जब वहां तूफान आया तो यहाँ के बैंक भी तबाह हो गए। तब जाकर सरकार की नींद खुली, उन्हें हिल्टन यंग कमीशन की वार्निंग याद आई, और फिर जल्दी जल्दी में 1934 में आरबीआई एक्ट पास किया गया, और आखिरकार 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आज़ादी के बाद 1949 में भारत सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी इसे अपने कंट्रोल में ले लिया। और ये राष्ट्रीयकरण एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सोचिए, इससे पहले आरबीआई एक प्राइवेट कंपनी जैसा था जिसका फोकस था प्रॉफिट बनाना। लेकिन 1949 के बाद ये पूरी तरह से भारत सरकार के अंडर आ गया। अब इसका मकसद मुनाफा नहीं बल्कि पब्लिक सर्विस, देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना बन गया। सही मायनों में आरबीआई अब जाकर भारत का सेंट्रल बैंक बना था। तो ठीक है, आरबीआई बन गया, सेंट्रल बैंक भी बन गया, लेकिन ये करता क्या है? इसके काम क्या है? चलिए अब इसके मेन फंक्शंस को समझते हैं। आरबीआई के काम काफी सारे हैं और सब के सब बहुत जरूरी हैं। जैसे ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, मतलब मार्केट में कितना पैसा रहेगा ये डिसाइड करता है ताकि महंगाई कंट्रोल में रहे। ये सरकार का बैंक है, उसके अकाउंट्स मैनेज करता है। ये दूसरे सभी बैंकों का भी बैंक है। देश का फॉरेन करेंसी रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार भी यही संभालता है। और हाँ, सबसे जरूरी, जब कोई बैंक या सरकार फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस जाती है तो आरबीआई ही उनका लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट यानी आखिरी सहारा बनता है। इन सभी कामों में से एक काम ऐसा है जिसके बारे में सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, और वो है नोट छापना, पैसा बनाना। तो क्या आरबीआई जब चाहे जितना चाहे उतना पैसा प्रिंट कर सकता है? अगर महंगाई बढ़ गई तो क्या ढेर सारे नोट छापकर सबको अमीर बनाया जा सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसके पीछे एक बहुत ही सख्त सिस्टम काम करता है। इस सिस्टम को कहते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम, या शॉर्ट में एमआरएस। ये 1956 में बनाया गया था। अब ये है क्या? आसान भाषा में समझिए, ये एक तरह की गारंटी है। ये सिस्टम पक्का करता है कि आरबीआई जो भी नए नोट छाप रहा है उसके बदले में उसके पास उतनी कीमत की असली संपत्ति जैसे सोना या विदेशी करेंसी रखी हुई है। इससे हमारे नोट की वैल्यू बनी रहती है। तो ये मिनिमम रिजर्व कितना होना चाहिए? इस नियम के मुताबिक आरबीआई को हमेशा हर समय अपने पास कम से कम 200 करोड़ रुपए की संपत्ति मेंटेन करनी ही पड़ती है। और हाँ, ये पूरे 200 करोड़ कैश नहीं होते, इसका भी एक ब्रेकअप है। इनमें से कम 115 करोड़ रुपए गोल्ड
यानी सोने के फॉर्म में होने चाहिए, और बाकी के 85 करोड़ रुपए विदेशी मुद्राओं और सिक्योरिटीज के रूप में। ये जो सोना है ना, यही हमारे रुपये को असली ताकत और स्थिरता देता है। चलिए, अब एक थोड़ा सा हटके मजेदार सवाल। कभी गलती से जेब में नोट रह गया हो और कपड़े धुल गए हो, फिर भी नोट सही सलामत निकल आता है ना? ऐसा क्यों? वो फटता क्यों नहीं है? इसका राज छिपा है उसके मटेरियल में। हमारे नोट आम कागज से नहीं बनते, जो लकड़ी से बनता है। ये एक खास कॉटन बेस्ड पेपर से बने होते हैं। इसी वजह से ये इतने मजबूत होते हैं और पानी में आसानी से गलते नहीं। तो ये स्पेशल नोट बनते कहाँ हैं? देश में 4 जगह इनकी प्रिंटिंग प्रेस हैं: नासिक, देवास, मैसूरू और साल्बोनी। और जो सिक्के होते हैं वो 4 टकसालों या मिंट्स में बनते हैं: मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। अब इतने सारे काम, इतनी बड़ी जिम्मेदारियां आरबीआई ये सब अकेले नहीं करता। इसकी मदद के लिए इसकी 5 हेल्पिंग हैंड्स या सब्सिडियरीज हैं। ये एक टीम की तरह काम करती हैं, हर एक का अपना स्पेशल रोल है। इन्हें आरबीआई की एक्सपर्ट टीम समझ सकते हैं। जैसे डीआईसीजीसी, ये बैंक डिपॉजिट का इंश्योरेंस करती है ताकि हमारा पैसा सेफ रहे। बीआरबीएनपीएल, ये 2 करेंसी प्रिंटिंग प्रेस को मैनेज करती है। रीबिट, ये बैंकिंग सिस्टम के लिए आईटी और साइबर सिक्योरिटी देखती है। फिर आईएफटीएस है, जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी पे काम करती है। और आरबीआईएच, जो नए नए इनोवेशंस को बढ़ावा देती है। सबका काम बहुत ही जरूरी है। अब एक नंबर पे ध्यान देते हैं, जो हर बैंक अकाउंट होल्डर के लिए जानना बेहद जरूरी है: 5 लाख रुपए। क्या है इस नंबर का राज? ये इतना खास क्यों है? ये 5 लाख रुपए वो अमाउंट है जिसका इंश्योरेंस आरबीआई की सब्सिडियरी डीआईसीजीसी हर डिपॉजिटर के लिए करती है, हर बैंक में। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कभी कोई बैंक डूब जाता है या फेल हो जाता है, तो उस बैंक में 5 लाख रुपए तक पूरी तरह से सेफ हैं। वो पैसा वापस मिलेगा ही मिलेगा। तो एक ऐसी शुरुआत जहां कोई नियम नहीं थे, वहां से लेकर आज के डिजिटल यूपीआई और ऑनलाइन बैंकिंग के दौर तक आरबीआई का सफर कमाल का रहा है। लेकिन सफर अभी जारी है। अब जब डिजिटल करेंसी की बात हो रही है, यूपीआई ने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है, तो आगे आरबीआई के सामने क्या नई चुनौतियां आने वाली हैं, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।